नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की भूमिका से। ठीक है, भूमिका से आजकल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की भूमिका में बहुत सारे ऐसे उनके कथन हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की परीक्षा हो, तो उसमें जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचकों में एक बड़ा नाम है, इतिहासकारों में, साहित्य के इतिहास लेखकों में एक बड़ा नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह, और इनके बहुत से कथन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इनके इतिहास की भूमिका में इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि कई बार ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको आज हम देखेंगे, उसको आज हम पढ़ेंगे। और इसी हिसाब से इन अगर कथनों को आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन कथनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आएंगे तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे और बहुत सारे तथ्य यहाँ से पता चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की भूमिका से कुछ महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, परीक्षा उपयोगी। तो लिखते हैं, सबसे पहले ही लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, आरंभ में ही कह दूं। क्या कह रहे हैं वो, ये कथन पूछा गया है परीक्षा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। कहते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर। ठीक है, यह बात है कि कोई भी अगर इतिहास लिखेगा तो उसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा, और उसे लेकर भी दूसरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसे छोड़कर भी दूसरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आगे वो बताते हैं कि 1889 में उनकी एक पुस्तक आई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास पढ़ते हुए। पुस्तक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास पढ़ते हुए। कब आई थी? 1889 में। बच्चन सिंह की पुस्तक है, और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, यह भी महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य शुक्ल इतिहास पढ़ते हुए, इस पुस्तक में बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यानी जो भी नया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा उसके लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में इतिहासकार एक हुए ट्रेवेलियन, उनका कथन यहाँ पर उद्घाटित किया है, जिसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे, इतिहासकार हुए ट्रेवेलियन, उन्होंने क्या कहा है कि तिथियों की तरह काल अवधियाँ यानी कि पीरियड्स तथ्य नहीं होते, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए कामचलाऊ प्रत्यय हैं। ठीक, ये कथन ध्यान रखना है, किसका है? ट्रेवेलियन का है। ट्रेवेलियन ने क्या लिखा है, क्या कहा है? वो काल विभाजन के संबंध में उन्होंने क्या कहा है? ट्रेवेलियन ने काल विभाजन के संबंध में कहा है कि तिथियों की तरह काल अवधियाँ पीरियड्स यानी जो काल विभाजन किया जाता है वे तथ्य नहीं होते हैं, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए कामचलाऊ प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्शन होते हैं। ठीक, ये ट्रेवेलियन का कथन है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन है, उन्होंने कहा है आदिकाल के संबंध में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि आदिकाल नाम भ्रामक है। आदिकाल नाम क्या है? भ्रामक है। इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। यानी आदिकाल नाम उनको ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के ज़माने की बात हो रही है। ठीक, इसका मतलब वो है कि वो आदिकाल नाम से सहमत नहीं है। आगे आपको पता चलेगा, उन्होंने आदिकाल की जगह अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। ठीक है, तो कहते हैं कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताया कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। ये भी कथन परीक्षा में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा है कि भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है, 1000 से 1400 ईस्वी का समय आदिकाल है, और बच्चन सिंह इसको भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय मानते हैं। आगे बात ये है
बच्चन सिंह बताते हैं कि इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। किस काल में? आदिकाल की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। अगली बात जो वो कहते हैं कि आदिकाल में देखा जाए तो प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। यानी वैसे तो आदिकाल में अपभ्रंश काव्य की प्रधानता थी और 3 बोलियों का उदय आदिकाल में हुआ, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। देखिएगा, बच्चन सिंह ने कहा है कि प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है आदिकाल में। ठीक है, कौन कौन सी? मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, यानी मैथिली के प्रयोक्ता विद्यापति हैं आदिकाल में। दूसरे यानी अवधी के प्रयोक्ता मुल्ला दाऊद हैं। तीसरे यानी खड़ी बोली के प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। अतः यानी इसके हिसाब से एक तो अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य है आदिकाल में, और दूसरा कि जो बोलियां हैं, बोलियों का उदय होता है मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, इस तरह से। तो उन्होंने कहा है कि अतः इस काल को यानी आदिकाल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। यानी बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दे दिया? अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। ठीक, अब जो है बच्चन सिंह का अगला महत्वपूर्ण कथन है कि वो कहते हैं भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा जाए, मध्यकाल ना कहा जाए। हम देखते हैं जब रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? जब हम आचार्य शुक्ल के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन्होंने मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल ऐसा उन्होंने कहा है। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। तो बच्चन सिंह ये कहते हैं कि भक्ति काल ही है, मध्यकाल नहीं। यानी भक्ति काल को जो दूसरा नाम दिया गया है मध्यकाल, उसके पक्ष में बच्चन सिंह नहीं है। और इस संबंध में उनका कथन क्या है? उनका ये इंपॉर्टेंट कथन है कि मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह कहते हैं मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जबदी हुई मनोवृत्ति कहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मध्यकाल जो नाम है उसको क्या कहा है? मध्यकाल को जबदी हुई मनोवृत्ति कहा है। बच्चन सिंह भी कहते हैं कि मध्यकाल जो है जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, इसलिए वो भक्ति काल को मध्यकाल कहने के पक्ष में नहीं है। हाँ, एक बात कहते हैं बच्चन सिंह कि अनेक अर्थों में यह नव जागरण काल है। भक्ति काल को बच्चन सिंह ने नव जागरण काल माना है, प्रथम नव जागरण। हम देखते हैं कि आगे चल के आधुनिक काल में भी नव जागरण काल आता है, लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि जो भक्ति काल है वो अनेक अर्थों में नव जागरण काल है, प्रथम नव जागरण काल। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का अगला महत्वपूर्ण कथन है, कहते हैं कि अपने अंतर विरोधों के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है वह अपने मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद है। ध्यान देंगे, बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि अपने अंतर विरोधों के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज यानी आधुनिक समय में जोर दिया जा रहा है वह अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। यानी भक्ति काल के जो कवि हुए, जो संत हुए और जो कवि हुए वो वास्तविक अर्थों में सेक्युलर थे। ठीक है, ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला महत्वपूर्ण कथन हम देखते हैं, बच्चन सिंह ने भूमिका में क्या लिखा है। हाँ, बच्चन सिंह जो है रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त इस तरह से विभाजित नहीं करते हैं। उन्होंने रीति काल को 2 भागों में विभाजित किया है, बद्ध रीति और मुक्त रीति। और इस संबंध में उनके क्या विचार हैं, भूमिका में वो क्या लिखते हैं? कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। यानी जो रीति काल है उसमें रीति निर्मुक्त कोई नहीं है, यानी कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो रीति से निर्मुक्त हो। रीति काल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। यानी जब रीति काल का नाम रीति काल है तो उसमें कोई रीति से मुक्त नहीं है। ठीक, रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? यानी जिन भी कवियों को रीति काल के अंतर्गत रखा गया है उनमें से कोई भी रीति निर्मुक्त नहीं है, क्योंकि अगर वो रीति मुक्त है तो फिर वो रीतिकालीन कैसे होगा? ये बच्चन सिंह का कथन है। तो आगे उन्होंने कहा है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया है। यानी जो इनसे पहले बच्चन सिंह से पहले रीति काल का विभाजन किया गया था रीतिबद्ध और रीति मुक्त के रूप में, बच्चन सिंह ने उसको उलट दिया है। कहते हैं कि रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया है और रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है।
तो आपको यहाँ पता चला कि बच्चन सिंह ने रीतिकाल का नामकरण क्या कर दिया है, 2 भागों में बांटा है, और रीतिकाल को 2 भागों में बांटते हुए बद्ध रीति और मुक्त रीति किया है। ठीक, बच्चन सिंह एक और बात बताते हैं कि जिस समय हिंदी साहित्य में रीतिकाल चल रहा था तो उस दौरान हिंदी शैली की उर्दू कविताएं भी लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। यानी रीतिकाल के दौरान हिंदी की शैली में लिए हुए उर्दू की कविताएं भी लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली है और आत्मा सेक्युलर है। किस काल में? रीतिकाल में। ऐसा बच्चन सिंह ने बताया है और अपनी पुस्तक में इसको विस्तृत रूप से इस पर चर्चा भी की है, इस पुस्तक में आगे आप देखेंगे तो। अगला जो हम महत्वपूर्ण कथन बच्चन सिंह के पुस्तक से देखते हैं कि वो कहते हैं कि आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। आधुनिक काल के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है, जब हम जानते हैं जिस दौरान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो कहते हैं कि आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। ठीक, फिर अगर हम अगली बात करें तो वो जो हिंदी साहित्य में जो छायावाद युग है, ठीक है, छायावाद युग जो है, जो 1918 या 1920 से लेकर 1936 तक चलता है, उसका नामकरण भी बच्चन सिंह ने अलग किया है। यानी छायावाद की जगह वो स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस संबंध में उनका क्या कथन है, वो कहते हैं कि इस काल में स्वच्छंदतावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। यानी छायावाद को मतलब छायावाद युग नाम जो है अर्थपूर्ण नहीं लगता है बच्चन जी को। वो कहते हैं कि इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा है। यानी ध्यान रखिएगा कि सन 1975 में बच्चन सिंह ने एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने छायावाद की जगह स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया है। यानी छायावाद युग को बच्चन सिंह क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद युग कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जा सकता है, गद्य इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाता है। ठीक, अब अगर स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। कहते हैं कि अगर इस युग को स्वच्छंदतावाद कहा जाए तो इसमें काव्य के साथ साथ गद्य भी आ जाएगा, इसकी वृत्ति में आ सकता है। तो कहते हैं कि छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जा सकता है, गद्य इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाता। एक कालावधि में एक ही मूल प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। ठीक, आगे वो कहते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वच्छंदतावादी ही था। यह अपने नाम राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक हो उठता है। यानी ये जो नाम है स्वच्छंदतावाद, जो नाम है वो राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक है, क्योंकि स्वच्छंदता कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का वो है। तो तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी स्वच्छंदतावादी था। तो अगर उस युग का नाम छायावाद की जगह स्वच्छंदतावाद युग किया जाए तो वो अधिक प्रासंगिक है, ऐसा बच्चन सिंह का कथन है। ठीक, आगे एक बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। यह भी कथन परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है और इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब शुक्ल जी की पुस्तक से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने साहित्य के इतिहास को साहित्यिक ही बनाए रखने का काम किया है और बच्चन सिंह भी वैसा प्रयास करते हैं। तो ये कथन है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है और इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। तो ये हो गई आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास की भूमिका से महत्वपूर्ण कथन। और साथ ही जब ये पुस्तक आई, इसका दूसरा संस्करण आता है तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण कोटेशन शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है। वो लिखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का जब दूसरा संस्करण आता है उसमें उनका एक कथन क्या है, वे कहते हैं कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुँचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है।
नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। ठीक है, तो ये सारे कथन जितने हम लोगों ने देखे, यह सब परीक्षा उपयोगी है और कहीं ना कहीं इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन कथनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और ये उम्मीद है कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।